अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस वक्त जो कनाडा का सूबा ओंटारियो है, वहां पे इंतखाबी गहमा गहमी है और जून के महीने में यहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। जब ओंटारियो की बात होती है तो कनाडा की लिबरल पार्टी का जिक्र भी होता है। यहाँ पे तकरीबन 10-12 साल तक एक टाइम रहा कि कनाडा की लिबरल पार्टी यहाँ बरसर इक़्तिदार रही, लेकिन 2018 के इंतखाबात में उनको शिकस्त हुई और महज वो 7 नशिस्तें हासिल कर पाए थे। उसकी कुछ तो वजूहात जो बताई जाती हैं वो अंदरूनी थी, जो पार्टी पॉलिसीज़ थी, जो उस वक्त पार्टी की सरबराह थी। लेकिन अब की बार जो वहाँ सर्वेज़ हैं, जो पोल्स हैं, वो खासे हौसला अफजा नज़र आ रहे हैं लिबरल पार्टी के लिए भी। बाकी जो दीगर पार्टीज़ हैं जिनमें कंजर्वेटिव भी है, एनडीपी भी है, ये भी कंटेस्ट कर रहे हैं। मुकाबला जो है वो अब की बार बहुत तगड़ा है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं कनाडा के सूबे ओंटारियो के मकीम लोगों के, उसमें ट्रांसपोर्ट का मसला है, म्यूनसिपलिटी का है, हाउसिंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ना सिर्फ ओंटारियो में हैं बल्कि पूरे कनाडा में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ओंटारियो की आबादी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आज के प्रोग्राम में जो लोग वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उसमें से भी हम चाहेंगे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी नुमाइंदगी भी हो। और खुशाइंद बात यह है कि 6 के करीब पाकिस्तानी हैं जो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की तादाद 6 है। और ओवरऑल अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो 12-13 के करीब मुसलमान कंटेस्टेंट हैं, लेकिन उसको भी देखें, अगर निस्फ देखें तो 6 पाकिस्तानी हैं। इस बात का इजहार होता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ की सियासत में भी अपने पंजे खूब गाड़ रही है। अहाता करेंगे तरीक़ाकार क्या है इंतखाबात का, मैकेनिज़्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कितनी हैं, मंशूर क्या है, इलेक्शन के दावे वादे नारे क्या हैं, और आवाम के बुनियादी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो मसाइल हैं वो क्या हैं, और वो किस में कैपेसिटी है, किस जमात में जो नज़र आती है कि वो इनको हल कर लेगी। इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमानों ने। अवैस इकबाल साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपका। सफदर हुसैन साहब हैं, लिबरल पार्टी के रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया सफदर साहब। खालिद अलवी साहब हैं, मेंबर इलेक्शन कमेटी ओंटारियो हैं, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खालिद साहब आपसे आते हैं, गुजारिश ये है कि ज़रा अहाता कर दें कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और आबादी कितनी है, और ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इससे मुतालिक जो तैयारियां हैं वो क्या हैं। खालिद साहब। सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया कि मैं आपके साथ और अपने सामीन के साथ बात कर सकूं। सबसे पहले तो 124 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इस वक्त, और रद्दोबदल इस वक्त बहुत हद तक हुआ है। पिछले इलेक्शन में अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टी होती वो बड़ी बुरी तरह हारी थी। कुछ उसमें कोताहियाँ थी हमारी अपनी पार्टी की, जिससे हमने बहुत लर्न किया है उससे, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हम लेके आए हैं और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं इस वक्त। रिसेंटली मैं इससे शुरू करूंगा कि अभी हमारा 20 तारीख को एक इफ्तार डिनर हुआ था ओंटारियो लिबरल पार्टी की तरफ से, और मुझे कनाडा में 22 साल हो गए हैं पॉलिटिकल अरेना में। मैंने आज तक इतना बड़ा इवेंट नहीं देखा था जितना हमारा हुआ है। और ये भी बताता चलूं कि लास्ट वीक जो हमारा सर्वे आया था उसमें हम लोग जो थे 27% पे थे और कंजर्वेटिव 38 पे थी, और परसों जो आया है उसमें हमारी बहुत टाइट रेस हो गई है। हम 32 पे हैं और वो लोग 36 पे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखेंगे, अभी हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें बहुत आप देखेंगे कि लोगों को जो है वो इंसेंटिव दे रहे हैं। सिर्फ अभी मेरे ख्याल में 1-2 इंसेंटिव दिए हैं। जो सबसे मेन जो लोग उसको अप्रिशिएट करे हैं वो गन कंट्रोल का है, और उससे हमें बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है सो फार। और हमारे पहली दफा ये हुआ है कि कनाडा की हिस्ट्री में हमारे 6 पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें रन कर रहे हैं, और 12 या 13 मुस्लिम कैंडिडेट हैं हमारे इस वक्त। जी ठीक है, ठीक है। सफदर साहब ये बता दीजिए, एक बड़े लंबे अरसे तक आपकी जमात यहाँ पे इक़्तिदार में रही, फिर आपको शिकस्त भी हुई, ऐसी गलतियाँ क्या हुई जिसकी वजह से जो आपने अब सुधारने की कोशिश की हो और आप आवाम के सामने अपने आप को रीबिल्डिंग के बाद रख रहे हैं और आवाम आपको पजीराई दें? जी पहले तो मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और 92 न्यूज़ के ये एक मौका दिया मुझे बोलने का। तो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है
जिस तरह खालिद भाई ने बताया कि पोल्स हमारे डे बाय डे ऊपर जा रहे हैं। पिछले वीक पोल डिफरेंट थे, लेकिन परसों हमारी ग्लोबल न्यूज़ के जो पोल आए थे वो हम 32 पे खड़े हैं और जो पीसी गवर्नमेंट है वो 35 पे खड़ी है। और क्वेश्चन जो आपने पूछा है अफोर्डेबल हाउसिंग के हवाले से, बिल्कुल हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी कुछ दिनों में अनाउंस हो रहा है। मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल आ रहा है, जहाँ पे हम अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे जो प्लान हम ये ला रहे हैं कि हम जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उनको हम इंसेंटिव देंगे और जो फॉरेनर बायर्स है उसके ऊपर हम टैक्स लागू करेंगे। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म आ रहा है जो लिबरल पार्टी ला रही है वो है $10 चाइल्ड केयर, और जो पेरेंटिंग लीव है वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम 12 मंथ टू 18 मंथ। इसके अलावा 10 पेड सिक डेज हैं, डेंटल, ड्रग एंड मेंटल हेल्थ जो बेनिफिट है वो हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को हम दे रहे हैं। इसके अलावा स्पेशली ब्रैम्पटन में, जहाँ पे मैं तकरीबन 12-14 साल से ये एज ए पोलिटिकल अपना जो जर्नी शुरू किया था, वहाँ पे जो हम सेंटर से या ब्रैम्पटन से इन जनरल जो हम दोस्त या कलीग से या रेजिडेंट से जो सुनने आ रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल के हवाले से बड़ा फुकदान है। जो पीसी की गवर्नमेंट है जो सुपर पावर में है, उन्हें पिछले 4 साल में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि वो ब्रैम्पटन में कोई हॉस्पिटल वगैरह ला सके। और ओंटारियो लिबरल पार्टी जो प्लेटफॉर्म लेके आ रही है उसमें हम ब्रांड टू न्यू हॉस्पिटल हम ला रहे हैं। इसके अलावा ब्रैम्पटन में हम एक यूनिवर्सिटी ला रहे हैं और प्लस मेडिकल सेंटर जो है वो ब्रैम्पटन में ला रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल बिजनेस के हवाले से हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं और उनके जो टैक्सेस हैं उनको हम कट कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे अगले चंद दिनों में जो हम ला रहे हैं वो एक रोल प्ले करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पीसी गवर्नमेंट इस पावर में है उसकी इनकम्पिटेंसी और वो कैपेबिलिटी उन्होंने शो नहीं की कि वो ओंटारियो को अच्छे अंदाज में रन कर सके। देखिए ये 15 मिलियन ओंटारियोज हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं और ये पिछले 4 सालों से जो पीसी गवर्नमेंट है इन्होंने बिल्कुल इसको स्पॉइल कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा इन जनरल ओंटारियो की बात नहीं करता, लोकली बात करता हूँ कि ब्रैम्पटन में पिछले 4 सालों में जो कोर इशू थे, जो जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया हाउसिंग के हवाले से या हॉस्पिटल के हवाले से या सीनियर्स के हवाले से या लॉन्ग टर्म केयर के हवाले से या मेडिकल के हवाले से या यूनिवर्सिटी के हवाले से, कोई एक सिंगल काम ब्रैम्पटन में नहीं हुआ। तो पीपल आर नॉट हैप्पी विद दैट। पिछले हम 2 महीनों से जिस तरह हम डोर नॉकिंग कर रहे हैं, रेजिडेंट को हम रीच आउट कर रहे हैं और उनका एक ही कंसर्न है कि हमारे जो कोर इशू थे उनको सही मेनू में जस्टिफाई नहीं किया गया और वो जो हमारे कोर इशू थे उनको सॉल्व नहीं किया गया। वो कोर इशू क्या होते हैं? वो कोर इशू यही है कि कम से कम जो आम नॉर्मल बंदे की जो लाइफ है उसको कंफर्टेबल होना चाहिए। हॉस्पिटल के हवाले से वो प्रोग्रेस नहीं हुई। यूनिवर्सिटी का ये मैं कहता हूँ कि पिछले कुछ सालों से मैंने जो हमारी एक्स मेयर थी या जो क्या कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे जो मैंने मेयर के साथ काम किया था, लिंडा जाफरी के साथ, हमने बड़ी कोशिश से एक यूनिवर्सिटी हमने लाई थी और फाउंडेशन जो ही ये 4 साल पहले पावर में आई उसने वो उस यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया था। तो ये ऐसी कई हार्ड इश्यूज हैं। ठीक है सफदर साहब, आपसे मजीद भी बात करते हैं। वैसे सब 2018 में हमने देखा कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आई, लिबरल को शिकस्त हुई। अब डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं? आप समझते हैं कि उन रीजंस को एड्रेस कर लिया है लिबरल्स ने जो उनकी शिकस्त की वजह बनी थी 2018 में? देखें, बहुत शुक्रिया। और खालिद अलवी साहब, सफदर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और जो उन्होंने इफ्तारी का जिक्र किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इस पे भी बात करेंगे। जो आपका सवाल है क्या लिबरल पार्टी ने अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लिया, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़ाहिर है पार्टी जो है वो रीबिल्डिंग के मरहले से गुजरी है और गुजर रही है। जो गलतियां दुरुस्त होनी है वो तो हुकूमत में आने के बाद दुरुस्त होंगी। अभी तो सिर्फ जो है वो दावे हैं, वादे हैं और प्लेटफॉर्म इनका अभी अगले 2-3 हफ्तों में आना है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो पीसी पार्टी ने जिस तरह से सूबे को रन किया है उनका अपना पर्सपेक्टिव है। हर कोई अपने घर को अपने फाइनेंसेस और मामलात के हिसाब से रन करता है। दिन के आखिर में हर पार्टी चाहती है कि ओंटारियो जो सूबा है ये प्रॉस्पर करे। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लिबरल पार्टी ने जो स्टीम गेन करना शुरू की है वो काबिले जो है वो सताइश है। इलेक्शन फिर पीसी पार्टी और लिबरल पार्टी के दरमियान होने जा रहा है। खालिद अलवी साहब ने कहा 124 जो है वो हल्के हैं
जिसमें से आज की जो सूरत हाल है उसमें 67 सीटों पर ओंटारियो पीसी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और यानी जो रूलिंग पार्टी है, और 38 सीटें एनडीपी के पास मौजूद हैं। लिबरल के पास सिर्फ 7 सीटें हैं आज की तारीख में। अगर लिबरल का पीसी पार्टी के साथ मुकाबला है तो इनकी पूरी कोशिश है कि जो एनडीपी पार्टी को जो लिबरल का वोट पिछले इलेक्शन में जो है वो लिबरल से नाला होने की वजह से पड़ा, इनकी कोशिश है कि उस वोट को अपनी तरफ वापस लेके आया जाए, क्योंकि इस मर्तबा भी अगर जो वोट एनडीपी को पड़ेगा वो पीसी पार्टी के लिए राह को हमवार करेगा। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो लिबरल पार्टी ने फॉर श्योर अपने रीबिल्डिंग के अमल में वोटर कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव किया है, बहाल किया है। अब ईद जो है वो 2 मई को है, और ईद के बाद सिर्फ जो है वो 28, 29, 30 दिन रह जाएंगे 2 जून के इलेक्शन को। देखना यह है कि प्लेटफॉर्म बाहर आ जाने के बाद, मंशूर के रिलीज हो जाने के बाद स्टीवन डेल डूका साहब किस तरह से डग फोर्ड का मुकाबला करते हैं। याद रहे कि स्टीवन डेल डूका जो लीडर है उनके पास भी इस वक्त पार्लियामेंट में सीट मौजूद नहीं है, वो पार्लियामेंट से बाहर रह के अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे सब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, यहीं से गुफ्तगू जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम जिक्र कर रहे हैं ओंटारियो में होने वाले इंतखाबात का, और इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है कनाडा के सूबे ओंटारियो में उस पर बात कर रहे हैं। लिबरल पार्टी जो है बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके पोल्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, रीबिल्डिंग का प्रोसेस भी है इनका, कैसे वो अपने वोटर को, अपनी कम्युनिटी को माइल करेंगे कि लोग अब की बार उनका साथ दें। खालिद अलवी साहब, चैलेंजेस तो बड़े ज़्यादा हैं, जो वोटिंग का तरीक़ाकार है क्या अब की बार उसमें भी कोई तब्दीली हुई है? नहीं, वोटिंग का तब्दील तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अगेन कि अभी हमारा एक जो है वो अफ्तार पार्टी का डिनर हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साबित कर दिया है कि लोग हमारे साथ हैं। इतना बड़ा, मैंने आप पहले भी जिक्र किया था कि इतना बड़ा इवेंट मैंने लास्ट 22 ईयर्स में मैंने आज तक नहीं देखा, और अगर हम ये कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम आगे भी जो है इनको सरप्राइज देंगे कंजर्वेटिव पार्टी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आए। जी, जो दीगर पाकिस्तानी लड़ रहे हैं खालिद साहब, और जो आपके प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो क्या हैं, कितने अरसे से मुकीम हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कम्युनिटी क्या है? देखें, काफ़ी लोग जो है उनको मैं तकरीबन 20 साल से जानता हूँ, पार्टी में बड़े मुतहर्रिक हैं, कम्युनिटी में बड़े मुतहर्रिक हैं। मेरा ख्याल है कि शायद एक आधी कैंडिडेट है जो नया मैं समझता हूँ, अदर देन दैट दे आर वेल नोन इन द कम्युनिटी और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं काफ़ी अर्से से कम्युनिटी में भी, और उनका एक नाम भी। जी सफदर साहब, आपका जो है आप 6 पाकिस्तानी हैं, आपकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कितने लोग हैं, और जो दीगर मुस्लिम कंटेस्टेंट हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक किस रीजन से है? जिस तरह अवैस भाई ने बताया, हालिद भाई ने बताया कि हम 6 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और एक मिसागा से कंटेस्ट कर रहे हैं, पिकरिंग से कंटेस्ट कर रहे हैं, स्कार्बरो सेंटर से कंटेस्ट कर रहे हैं, अब मिसिसागा सेंटर से और मिल्टन से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी जितना 6 तो पाकिस्तानी है ना सफदर साहब, 6 तो पाकिस्तानी है, 12-13 और भी मुस्लिम्स हैं, वो किस रीजन से हैं? वो भी हमारे उधर से हैं, डिफरेंट रीजन से। जिस तरह आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन फिर लंदन से है, टोरंटो से है। हाँ जी, टोरंटो से हैं जी। अच्छा सफदर साहब, ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से 3 काम हैं जो आप लोग कर चुके हैं और आपने अपनी इस्लाह के हवाले से किए हैं, और उसकी बेस पे वो लोग आपके साथ आपको पजीराई देंगे, आपका साथ देंगे, आपको वोट देंगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप किया। उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि देखिए, माली में पहले तो अवैस भाई का मैं थोड़ा सा कनेक्शन करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि पीसी ने बहुत ज़्यादा काम किया है, या इस हवाले से उनकी प्रोग्रेस हुई है। कोविड की एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोविड के मामला को पीसी गवर्नमेंट या फोर्थ नेशन ने अगर प्रॉपर और अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता, ये जो 2nd, 3rd, 1st वेव, अभी 6th वेव के मामला तो जो आ रहे हैं कि जी 6th वेव की इन प्रोसेस में है, तो ये देखिए इनकी इनकम्पिटेंसी है बेसिकली। हमने उनको कहा कि आपने यू नेवर लिसन
लिसन टू साइंस, यू नेवर लिसन टू डॉक्टर। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर्स को या साइंस को सुनते थे, जो ये कोविड की वजह से सिचुएशन हुई है, हम ये तकरीबन 2 साल से ये चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन और ये इनके पब्लिक को पता है कि ओंटारियो लिबरल पार्टी अपना कोविड के हवाले से कितना रोल प्ले करती आ रही है। और सेकंडली हमने हमेशा जहाँ पे भी इनको हाईलाइट किया है, और यूनिवर्सिटी के हवाले से या हॉस्पिटल के हवाले से, लॉन्ग टर्म के हवाले से हम बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते आ रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि हमने ऐसे कौन से 2-3 पॉइंट रेज किए या उसमें किए कि अवाम हमारी तरफ मतवज्जो हो। मैं ये कहता हूँ कि जब हम डोर नॉकिंग में जाते हैं, जब हम पब्लिक से सुनते हैं, जब हम रेजिडेंट से सुनते हैं, वो ये कहते हैं जी कि इन्होंने पिछले 4 साल में कोई ऐसी प्रोग्रेस वगैरह नहीं की, और हम उनको ये जवाब देते हैं कि यही हमारे कोर इशू हैं। पिछली 15 साल ओंटारियो लिबरल पार्टी की जब ये पावर में रहे हैं, 15 साल में इन्होंने वो काम किए हैं जो 4 साल में इन्होंने नहीं किया जा सके। हमारी पिछले 15 साल में जब ये ओंटारियो लिबरल पार्टी पावर में रही है, उसमें हमने हॉस्पिटल के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सीनियर्स के हवाले से, लॉन्ग टर्म केयर के हवाले से हमने बहुत ज्यादा काम किए हैं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, जो अभी हमारा प्लेटफॉर्म या मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें ये जो हम चीजें लेके आ रहे हैं, ये डेफिनेटली हम उस पर काम भी करेंगे और उसको आगे लेके भी चलेंगे। जी अवैध साहब, एक तो आप मुस्कुरा रहे थे, यहाँ कोविड का भी जिक्र हुआ। कोविड में एक जो पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा वो इमर्ज हुई, ये बता दें ओंटारियो में उसका क्या है, उसका कोई कैंडिडेट है? और दूसरा, आपके मुस्कुराने के रीज़न क्या है? क्या सफदर साहब जो दावे कर रहे हैं वो क्या हकीकत के बरक्स हैं? मैं बहुत शुक्रिया, आपने मेरे मुस्कुराने को आपने जो है वो नोट किया। सफदर भाई हमारे बड़े प्यारे कैंडिडेट भी हैं, दोस्त भी हैं। इन्होंने जिक्र किया कि मैंने ओंटारियो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे बात की। देखिए, मैं ना उनका नुमाइंदा हूं, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि हर कोई अपने घर को अपने बजट के हिसाब से बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो उस पार्टी का भी जो है वो मंशूर अपने सूबे को बेहतर बनाना है, उनका अपना तरीक़ेकार है। अगर उनका कोई कैंडिडेट यहाँ मौजूद होता तो सफदर साहब के सवालात के वो बेहतर जवाब दे पाते। और रहा ताल्लुक ये कि जो खालिद अलवी साहब ने शुरू में अपने इंट्रो में एडमिट भी किया कि पार्टी ने मिस्टेक्स की थी, तो अगर इनका जो 12, 13, 15 साल का ज़माना था तो कुछ तो इन्होंने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए, जिसकी वजह से अवाम ने इनको इस बदतरीन जो है वो शिकस्त के जरिए घर भेजा कि इनका पार्टी स्टेटस भी ख़त्म हो गया और सिर्फ 7 सीटों पे ये पार्टी आके मुहित हो गई। इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि वो रीबिल्डिंग के अमल से गुजर रहे हैं और जो है वो स्टीम गेन कर रहे हैं, और मुकाबला अगेन जो है वो फिर इनके और पीसी पार्टी के दरमियान है। आपने सवाल पूछा था जो 12 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, और उनमें से असल में ये कि 12 में से 6 पाकिस्तानी हैं, तो यानी 50% जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी विन है कम्युनिटी की ऑल इन ऑल। और जो बाकी जो 6 कैंडिडेट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने 50% जो है वो नंबर गेन किया हुआ है। ये जो इफ्तार का खालिद अलवी साहब जिक्र किया उन्होंने 2-3 मरतबा, मैं थोड़ा सा इसका एक और पहलू बयान करना चाहूँगा कि स्टीवन डेल डूका जो पार्टी के लीडर हैं, जब उन्होंने वहाँ पे 1200 का मजमा देखा तो इससे जो सबसे अच्छी बात जो क्रिएट हुई है वो ये कि उनका मुसलमानों पे एतमाद और उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई द रूफ हो गया। क्योंकि पहले तो जो भी था छोटी छोटी मुलाकातें हो रही थी, लेकिन जब इन्होंने खालिद अलवी साहब और सफदर साहब और इन दीगर की तमाम मेहनतों के बाद जब ये आउटकम देखा है, तो इससे आई थिंक ऑल इन ऑल हमारी कम्युनिटी का मोरल भी बूस्ट होगा और पार्टी का हमारी कम्युनिटी की जानिब जो उनका जो परसेप्शन है वो और अच्छी हो गई है। क्योंकि हम मशहूर थे इससे पहले कि हमारे कम्युनिटी है वोट देने भी कम बाहर निकलती है, सपोर्ट कम करती है, फाइनेंशियली कम करती है, लेकिन इन तमाम बातों की नफी इस बड़े इवेंट से लाजमन जो है वो अप्रैल की 20 तारीख को हुई है। तो क्रेडिट गोज़ तो खालिद अलवी साहब और दीगर तमाम मेंबरान। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए कि मैं अवैस भाई की थोड़ी बात को आगे करूं। अवैस भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। होता क्या बात जब एक गवर्नमेंट में पावर में होती है 15 साल के लिए, तो उसके बाद पीपल वांट टू सी द चेंज। वो ये चेंज देखना चाह रही है कि अगर इन्होंने देखे जब आप गवर्नमेंट काम करते हैं तो होता है कि बात
कुछ काम आपसे जो कम्युनिटी होती है उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होते, लेकिन ओवरऑल इन जनरल देखे तो आपकी प्रोग्रेस क्या होती है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये मैं समझता हूँ ये हमारे लिए भी एक अच्छा साइन है कि कम अज कम 15 साल के बाद पीसी गवर्नमेंट को ये चांस मिला कि वो पिछले 4 साल में ओंटारियो में एक रोल प्ले कर सके या कैसी प्रोग्रेस दिखा सके। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पिछले 4 साल में जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी में जितने काम उनको करने चाहिए थे वो उसके मुताबिक नहीं किए। अवैध भाई की ये बात बड़ी अच्छी है कि ज़ाहिर अगर कोई दूसरी पार्टी का इस वक्त कैंडिडेट होता तो ये कन्वर्सेशन और अच्छे अंदाज में हो सकती थी। बाकी एक बात मैं और ऐड करता जाऊं कि जिस तरह हम पाकिस्तानी मुस्लिम कैंडिडेट ने यहाँ पे एक रोल प्ले किया है या कम्युनिटी में एक जो अवेयरनेस दिलाई है। मैं जब 14 साल पहले एज ए इमिग्रेंट यहाँ आया था पाकिस्तान से, उस वक्त मैंने भी ग्रास रूट लेवल ये काम शुरू किया था। एज ए वॉलंटियर 12 साल मैंने बैक एंड फोर्थ सब कम्युनिटी के साथ काम किया था और वो जो स्ट्रगल है वो जो एक चीज़ें हमने की थी आज देखे हमारी कम्युनिटी किस तरह ग्रो कर रही है। खालिद अली भाई ने कहा कि जो हमारा अफ्तार डिनर का इवेंट हुआ था उसमें प्रीटी मच मोर देन 1100 पीपल थे और पार्टी को ये बड़ा मैसेज चला गया हुआ है कि मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटीज ओवरऑल इन जनरल किस तरह यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है, किस तरह ओंटारियो को स्ट्रेंथन दे रही है या स्ट्रेंथ कर रही है। तो ये सारा क्रेडिट हम सबको, सब दोस्तों को, अवैस भाई को, खालिद अली साहब को और सब जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनको जाता है। जी बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो दीगर हैं जो कनाडा में बसती हैं ज़रा उनके बारे में भी जानेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी से मुतालिक तो आपने बताया, जो दीगर हैं कौमियतें उनका ज़्यादातर झुकाव किस तरफ है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खालिद अलवी साहब, कनाडा के अपने लोगों के अलावा जो दीगर कौमियतें हैं, कनाडा के शहरी हैं, उसमें मेजर चंक किसका है? देखिए जी, ये तो एक्चुअली पार्टी वोट होता है और वो पार्टी को देखते हुए वो वोट देते हैं। ये नहीं होता कि कौन कौमियत जो है वो किसी तरफ जा रही है या किसी तरफ जा रही है। यहाँ कुछ ऐसा सिलसिला नहीं होता। उस तरफ पार्टी का मंशूर देखते हैं कि कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छी है और उस तरफ वो फिर जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ अवैस भाई की कि हमारी पार्टी ने पिछले 12-15 साल में कोई ब्लंडर नहीं किया था। एक्चुअली एक तो हमें इतना टाइम हो गया था, प्लस यस एक चीज़ मैं जरूर एग्री करूँगा कि हमारी जो लीडर थी उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसे इक़दाम कर दिए थे कि जिस वजह से पार्टी जो थी वो 7 सीटें ले सकी, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं थी। फॉर इलेक्शन से कोई एक हफ्ता पहले उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन का अनाउंस कर दिया। उससे जो है वो हमें काफ़ी झटका लगा था, जिस वजह से हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ 7 सीटें ले सकी। अदरवाइज हमारे ख्याल में उस वक्त भी हम शायद 20-25 सीटें ले सकते थे। सिर्फ वो लीडर की वजह से थोड़ा सा बीच में आ गया था। तो अदर देन दैट लेकिन खालिद साहब, अब जो नए सरबराह हैं 4 साल में उन्होंने पार्टी को कैसा संभाला दिया है और जो वो कौन से तब्दीलियां हैं जो पिछली लीडर नहीं ला सकी और नए सरबराह आपके लाए हैं? देखें, ये तो एक्चुअली तो हमें मंशूर में ही पता चलेगा, लेकिन ये है कि वो हर कम्युनिटी के लोग को साथ लेके चले हैं। मैं छोटा सा आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ कि ब्रैम्पटन में अगर नॉमिनेशन हो तो शायद एक कम्युनिटी के अलावा शायद कोई ना जीत सके। ठीक है, हमने जिसका मुस्लिम कम्युनिटी है हमने सीट निकाली है, और अगर शायद कोई और कम्युनिटी आ जाती तो वो सीट नहीं निकाल सकते थे। अभी देखें, हमने एक ब्लैक कम्युनिटी से जो है वो एक लेडी को लेके आए हैं, अपॉइंट किया है ताकि सारी कम्युनिटी जो है वो इसमें आ सके। इसी तरह हमने मिसिसागा का एग्जांपल देता हूँ, वहाँ हमारे मुस्लिम कैंडिडेट भी है, वहाँ उसमें हिंदू कम्युनिटी से भी है, वहाँ सरदार कम्युनिटी से भी है, फिर हमें कुछ इंग्लिश कम्युनिटी से ये था, तो हमने वहाँ फिर अपॉइंट कर दिया हमारे लीडर ने। इसलिए अपॉइंट किया कि ताकि सब कम्युनिटी को साथ लेके चला जा सके, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे नंबर जो है वो काफी ऊपर आ रहे हैं। जी सफदर साहब, थोड़ा सा जी मैं थोड़ा, अगर आप मुझे इजाजत दे, थोड़ा सा मैं ऐड करता जाऊँ जी। अच्छा, जो मैं ये है, जैसा खालिद भाई ने भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया, होता क्या है कि देखिए
आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी प्रोग्रेस या कोई सी ऐसी इंप्रूवमेंट फोर्ड गवर्नमेंट ने या पीसी ने की है कि हमें दोबारा वो हम पावर में नहीं आ सकते। अवैस भाई ने भी कहा है कि जी एंड ऑफ द डे 2018 के इलेक्शन में हमारे पास 7 सीटें रह गई थी, लेकिन अगर आपने पोल देखे हैं, पोल से मुराद ये है कि अभी हम 32 पे खड़े हैं और ये 35 पे खड़े हैं। ये 7 सीटों से लेके अभी ऑल ऑफ ए सडन हमारी इतनी प्रोग्रेस जो है, इंप्रूवमेंट कैसे हुई है, वो इसी बेस पे होती है कि जो ओंटारियंस हैं वो देखते हैं कि पिछले 4 साल में पीसी गवर्नमेंट ने क्या किया है, या अभी जो हम प्लेटफॉर्म ला रहे हैं उसमें हम उनको क्या पेश कर रहे हैं। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। देखिए, अगर हम कंसिस्टेंट बेसिस पे ओंटारियंस के साथ राब्ते में रहे हैं, और मैं स्पेशली अपनी राइडिंग में ब्रैम्पटन सेंटर में ओवर 10 ईयर या 2018 के इलेक्शन के बाद भी मैं अपनी रेजिडेंट में जो ब्रैम्पटन सेंटर है उसमें कंसिस्टेंट बेसिस पे कम्युनिटीज के साथ राब्ते में रहा हूं। तो वो एंड ऑफ द डे ये कहते हैं कि चाहे वो एनडीपी है चाहे वो पीसी है, हमने कोई उनकी तरफ से कोई प्रोग्रेस वगैरह नहीं देखी। तो अगर ये पोल ऑल ऑफ ए सडन 7 सीटों से हम इस लेवल पे आ गए हैं, तो देयर इज सम रीजन। और रीजन क्या है कि पिछली गवर्नमेंट ने ओवरऑल इन जनरल कोई ऐसी प्रोग्रेस शो नहीं की। जी ठीक है। अच्छा सफदर साहब, ये बता दें, जो ओंटारियो में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद का आपको मालूम है क्या, और कितने वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान से? देखिए, मैं अपनी ब्रैम्पटन सेंटर के हवाले से आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि इस वक्त जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 67,021 हैं, और जिसमें हमारी कम्युनिटीज हैं तकरीबन मेरी राइडिंग में अप्रॉक्सीमेटली 4,000 पाकिस्तानी हैं, फिलिपिनो कम्युनिटी है तकरीबन 5,000, और उसका इटालियन कम्युनिटी है अप्रॉक्सीमेटली 3,000 है। इसके अलावा इंडियन तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 9,000 हैं। इसके अलावा अफ्रीकन तकरीबन 6,500 हैं, और इन जनरल दूसरी कम्युनिटी में 24,000 हैं। लेकिन इन जनरल जो वोट कास्ट होता है वो 35% 40% होता है। अभी जो फेडरल के रिसेंट इलेक्शन हुए हैं कुछ महीने पहले, उसमें जो रेशियो थी, परसेंटेज थी वोट कास्ट करने की, वो 35 to 40% गई थी। जी ठीक है। अच्छा अवैस साहब, जो सूबाई इंतखाबात होते हैं कनाडा में, उसका जो कौमी इंतखाबात कनाडा में होते हैं उन पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि हमने देखा कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने अर्ली इंतखाबात करवाए थे पोस्ट कोविड के बाद, लेकिन वो कोई खातिर खा नंबर्स में इजाफा नहीं कर सके थे। जो उनका प्लान था कि टर्म पूरी होने से पहले मैं अक्सरियत ले लूँ, लेकिन फिर भी उन्हें इत्तेहादी गवर्नमेंट ही बनानी पड़ी। तो सूबाई इंतखाबात का कितना असर पड़ता है कौमी इंतखाबात पर? बिल्कुल इसका असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कौमी सतह के ऊपर लिबरल पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो स्टीवन डेल डूका और लिबरल पार्टी ऑफ ओंटारियो उसको कैश कर सकती है। लेकिन मिसाल के तौर पर हाउसिंग की हमने बात की, हाउसिंग का इस वक्त इतना बड़ा क्राइसिस है कनाडा के अंदर, जो कि लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो साहब का सबसे बड़ा मंशूर था पिछले इलेक्शन के अंदर, वो हाउसिंग को टैकल करेंगे। उन्होंने टैकल तो क्या करना था, उल्टा हाउसिंग मार्केट जो है वो हाथों से बाहर होके जो है वो बिल्कुल बदतरीन सतह पे पहुंच गई। अभी चंद हफ्तों पहले उनके कुछ इकदाम बजट के अंदर आए हैं, देखना होगा कि किस तरह से वो इसको काबू करेंगे। तो इसका लाजमन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन अमूमी तौर पे यही देखने में आया कि जो पार्टी सूबे में है तो कौमी सतह के ऊपर दूसरी जो अपोजिट पार्टी है वो रूल करती नजर आएगी। लेकिन इसका फर्क लाजमन होता है। और आपने जो पिछले सवाल में पूछा कि पाकिस्तानी वोटर कितने हैं, तो जो कैनेडियन हाई कमीशन है कनाडा में, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है, उसका जो एक मुहतात अंदाजा है आदादो शुमार के मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन उनके पास रहती हैं, तकरीबन कोई 3 लाख के करीब पाकिस्तानी पूरे कनाडा में आबाद है, जिसमें ज्यादा तादाद जो है वो ओंटारियो के अंदर है। ये दायरे हल्का बाय हल्का देखा जाएगा, लेकिन हमारी कैपेसिटी है जरूर कि हम जो है वो कुछ इलाकों के अंदर अपने कैंडिडेट्स को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि 2 से 3-4 हज़ार के मार्जिन से कैंडिडेट इलेक्शन हारता है। लेकिन अवैस साहब, क्या आपको ये भी कुछ है अंदाज़ा कि जो दीगर कंट्री से माइग्रेंट हैं या कौमियतों से माइग्रेंट हैं, वो सबसे ज़्यादा तादाद में कौन लोग हैं? ये थोड़ा सा हार्ड होगा इसका आंसर देना कि सबसे ज़्यादा तादाद में कौन लोग हैं। जैसे इंडियंस आपको ज़्यादा मिलेंगे पाकिस्तानियों की निस्बत और दूसरी कम्युनिटीज़ की निस्बत। जैसे सफदर साहब ने अपनी राइडिंग में कहा 9,000 इंडियंस हैं, 4,000 पाकिस्तानी हैं। तो जो इंडियन कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा आपको इमिग्रेंट में नजर आएगी। और जो आपके पीछे एक और क्वेश्चन भी रहा था ब्रेक पे जाने से पहले,
बल्कि उसमें इमिग्रेंट्स का ज्यादा झुकाव इमिग्रेंट्स का किस तरफ ज्यादा होता है, तो अमूमी तौर पे यही देखा गया है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनका झुकाव नेचुरली जो है वो लिबरल पार्टी की तरफ होता है, चाहे वो सूबाई सतह पे हो या कौमी सतह के ऊपर हो। अगर हकीकत थोड़ी सी फर्क भी होगी, लेकिन परसेप्शन यही है। और यही वजह है जो खालिद अलवी साहब ने कामयाबी देखी कि 1200 बंदा इफ्तारी के प्रोग्राम में मौजूद था और स्टीवन डेल डूका स्टीम गेन कर रहे हैं, पॉइंट्स इनके बढ़ रहे हैं। तो चूंकि वोटर तो इनका मौजूद है, वो तो पिछली मरतबा इनकी जो है वो वजूहात की बिना पे वोटर दूसरी पार्टी की तरफ गया। अब ये कितना वोट बैंक अपनी तरफ स्विच करने में कामयाब होते हैं, ये जो है वो आने वाला वक्त बताएगा। और बज़ाहिर जो है वो चीजें इनकी फेवर में नजर आ रही है। जी ठीक है, वैसे सब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खालिद साहब, जब कोविड आया हमने देखा कि कैनेडियन जो गवर्नमेंट है मौजूदा, उनके खातिर खा इक़दाम थे इस सारे दौरानिए में जो नेशनल गवर्नमेंट थी, और उन्होंने अपने लोगों को खासा रिलीफ भी दिया। फिर हमने ये भी देखा कि जब बहुत से बिज़नेस रुक गए, उनमें मंदी आ गई, तो जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस था वो कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसकी रीज़न ये बताई जा रही थी कि हाउसिंग जो है वो उसकी कैपेसिटी बड़ी कम हो रही है। अब कुछ ये भी सुनने में आया कि जो नेशनल गवर्नमेंट ने कुछ अपनी रिकनसाइल किया पॉलिसीज़ को, तो वो इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स को ज़्यादा तादाद में अब लाने का सोच रहे हैं। आप नहीं समझते जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका आपके पास एक्शन प्लान क्या है इस चैलेंज को निपटने के लिए, क्या कोई तरतीब दिया आपकी जमात ने? खालिद साहब देखिए, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का है और वो अच्छे प्रोग्राम भी साथ में लेके आ रहे हैं। कोविड में ऑनेस्टली कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि वो मैं कोई ऐसी चीजें नेशनल टीवी पे बोलूं कि मेरा जो बिजनेस है वो मॉर्गेज इंडस्ट्री से है। तो मुझे बहुत सारे लोगों का पता है कि उन्होंने क्या किए हैं, पैसे कहाँ यूज किए हैं, क्या क्यों नहीं हुआ। तो वो नहीं अच्छा लगता कि मैं वो खुल के वो ऐसी बात कर सकूं। लेकिन इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि लास्ट 2 वीक से हमारी हाउसिंग मार्केट जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गई है। ठीक है, उसकी वजह यही है कि लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है, फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी बढ़ रहे हैं। इस वजह से तो गवर्नमेंट यही चाह रही थी कि किसी तरीके से इसके ऊपर ब्रेक लगाई जाए, और ब्रेक लगाने का इनके पास यही एक तरीका था कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए। कोई 2 महीने पहले 1 क्वार्टर बढ़ाया था, अभी रिसेंटली वीक पहले 0.5% बढ़ाया है, और उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 3 क्वार्टर जो है वो और बढ़ने वाला है। तो लोग जो है उस हिसाब से वो रुक गए हैं, और मार्केट में प्राइसेस जो है इस वक्त घरों की वो तकरीबन 150,000 जो है वो ड्रॉप हो गई। तो अब आगे देखेंगे कि इंशाल्लाह अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, गवर्नमेंट लेके आ रही है, काफी अच्छा हो जाएगा हाउसिंग इंडस्ट्री में भी। जी ठीक है सफदर साहब, जी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अवैस भाई जरा खुल के बताएं कि जो हमारी पार्टी जो लूज की थी, एट द एंड पे लूज की थी, उसके सही मानों में क्या था, क्यों हुआ था, मैंने तो बता दिया। जी चले अवैस भाई से जानते हैं। सफदर साहब आपसे ज़रा हम एक पाकिस्तानी अंदाज का सवाल पूछते हैं जो उमूमी तौर पे हम यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे पूछा। आप मेरा सवाल भी साथ ले लें, इकट्ठे ही रिस्पॉन्ड कर दें। उम्मीद कितनी है, कितनी नशिस्तें जो है वो आपकी जमात इलेक्शन में निकाल लेगी? ठीक है, पहले मैं सवाल को होल्ड करूँगा। पहले जो कोविड की वजह से जो फेडरल लेवल पे चीजें गड़बड़ हुई थी हाउसिंग के हवाले से, और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से कोविड में बजाय कि हम गवर्नमेंट इस तरह तवज्जो देती, वो कोविड के मामला को जिस तरह उन्हें हर सिटीजन को, हर एक को रिलीफ दिया था, स्मॉल बिजनेस को और की हेल्प की थी। अभी ओंटारियो लिबरल पार्टी और जितने हमारे कैंडिडेट हैं उसमें हमने स्क्वाड बनाए हुए हैं। स्क्वाड में पिछले 2 से 2.5 महीने में पर्सनली जो मैं खुद भी हूँ, हम जितने बिल्डर्स हैं
उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं। म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है कि किस तरह इस जो मार्केट को है कंट्रोल किया जा सकता है, और उसमें हमने काफी हद तक काम कर चुके हैं। अगले चंद दिनों में आप हमारा प्लेटफॉर्म देखेंगे जिसमें एक मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनको हम इंसेंटिव देंगे, और स्पेशली इसको रोकने के लिए जो फॉरेनर बायर्स हैं उसके ऊपर हम टैक्स लाइट करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा था। बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो दोबारा मुझे बताइएगा, क्वेश्चन क्या था आपका? सॉरी, कितनी उम्मीद है आपको, क्योंकि हम पाकिस्तान में जो सियासतदान हमारे पास आते हैं हम उनसे ये पूछते हैं बारहा कि क्या उम्मीद है आपकी, कितनी नशिस्तें आप ले लेंगे? वैसे उमूमी तौर पे तासुर तो यही होता है कि सारी की सारी हम ही ले लेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। तो आपकी जमात कितनी पुरुमीद है, अंदाज़ा क्या है, वर्क आपने कितना किया हुआ है कि कितनी नशिस्तें? मेजॉरिटी तो चाहिए लेकिन कितने नंबर्स चाहिए एक्चुअली आपको? अगर आज की डेट में आपके सवाल का जवाब दूं तो हम अभी भी जो है ना 35 से 40 सीटों पे हम खड़े हैं, अभी भी हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट में खड़े हैं। लेकिन आप ये देखिएगा अगले 2 से 3 वीक में जिस तरह पोल चेंज हो रहे हैं और डे बाय डे ये इंक्रीज होंगे, जिस तरह हम रेजिडेंट को अप्रोच करते हैं वो कहते हैं ज्यादा जो वोट है वो अनडिसाइडेड होता है। लेकिन हमारी ये गट फीलिंग है कि जिस तरह पोल्स डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, अगले 2 वीक से या 3 वीक में हम इस पोजीशन में जाएंगे कि हम मेजॉरिटी गवर्नमेंट भी बनाएंगे, और ये आप देखिएगा ये वक्त के साथ ऐसे ही होगा। जी वैसे एक तो खालिद साहब को आप रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा जो दावा है सफदर साहब का, डू यू एग्री विद दैट? अच्छा, पहले खालिद साहब को रिस्पॉन्ड करते हैं। खालिद साहब, आप जो है आपने उसकी वजह खुद भी बताई कि आपकी जो लीडर कैथलीन मिन साहिबा ने जो चंद दिनों पहले एक स्कूल में तकरीर की थी और उन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो शिकस्त से पहले मान ली थी, जिसकी वजह से आपकी पार्टी को बदतरीन सूरत हाल का सामना पड़ा। लाजमन ये कहा जा सकता है कि ये आखिरी कील थी उस ताबूत में, लेकिन उस ताबूत में उससे पहले भी और कीलें लगी हैं जिनको आपको याद करना ज़रूरी है। अगर आप इसको देखें तो जो आपकी पार्टी का सेक्स एजुकेशन करिकुलम के हवाले से जो अवाम में एंगर पाया जाता था, जिस वजह से आपको उस वक्त बड़ी मुश्किल का सामना था, और मैं चाहूँगा कि लोग ज़ाहिर है आपके मंशूर में ये भी देखना चाहते हैं कि जब अगर आप पावर में आ गए तो क्या आप उस करिकुलम वाले सेंसिटिव मामले को दोबारा खोलने जाएंगे या आपके लीडर ने उसको शट कर दिया। और दूसरी बात, जो सफदर साहब ने जो दावे किए हैं, और देखें सियासत तो है ही सारे दावों का काम ही है, दावा जितना मजबूत होगा उतना आप आवाम पे उनके माइंड पे कंट्रोल करेंगे और पावर में आप आने की कोशिश करेंगे। तो ये बात ज़रूर है कि लिबरल पार्टी ने अपनी गलतियों से सीखा है, और यही वजह है कि जो इनका प्लेटफॉर्म है होपफुली वो गलतियां नहीं दोहराएगा कि जो इन्होंने पहले दोहराई हैं। जैसे मैंने कहा कि अवाम प्यार करती है लिबरल पार्टी से बाय डिफ़ॉल्ट, इमिग्रेंट अवाम जो है, तो इनके पास ये जो स्वीट स्पॉट है कि अवाम के एतमाद को रीगेन किया जाए और जो ये वादे प्रोमिसेस कर रहे हैं उनको डिलीवर करने की कोशिश की जाए। चूँकि स्टीवन डेल्डू का पार्लियामेंट में बैठे हुए भी नहीं है, ना वो अपोजिशन में है, तो बाहर बैठ के जो है वो तनकीद करना बड़ा आसान है, लेकिन जब पार्लियामेंट में आप बैठे हो तो बुक्स और सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। तो मुमकिन तौर पे होपफुली लिबरल पार्टी इस मरतबा स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकलेगी। अगर हुकूमत ना बना सकी तो ये तो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अपोजिशन ज़रूर इनकी बनेगी। जी ठीक है। मेरे ख्याल में अभी तक जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, मिनोरिटी गवर्नमेंट बनते नजर आ रही है, आइदर लिबरल की बन जाए या बन जाए इस वक्त तक। लेकिन ये जरूर मत बोले कि हम लोग जीरो से इतनी दूर आए हैं और अभी बाकी है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत चेंजिंग आप देखेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो अच्छा करेगा। अच्छा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद अलवी साहब आपका, सफदर हुसैन साहब आपका, अवैस इकबाल साहब, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।